आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल, काला दिन, कुछ भी मोदी सरकार लेकर आती है आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, आपके लिए वो काला दिन हो जाता है। इसी तरीके से एक काला दिन सीए के वक्त आया था, इसी तरीके से एक काला दिन धारा 370 के वक्त आया था, इसी तरीके से पूरा लोकसभा का चुनाव काले दिन के तौर पे था। क्यों? क्योंकि उसमें आरक्षण हम लोग छीन रहे थे, उसमें संविधान की हम लोग हत्या कर रहे थे। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। कल मुझे बता दीजिए विपक्ष के कितने नेता थे जो तथ्यों पे बात कर रहे थे? अधिकांश लोगों ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे के भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमान के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। भाई सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी जमीन छीनी जाएगी? सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है? पर चिंता उन लोगों की स्वाभाविक है जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है। उनको चिंतित होना स्वाभाविक है। जब उनके हाथ से चीजें जाकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो स्वाभाविक है कि ये लोग चिंतित होंगे, और इसीलिए इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया। कल अगर इतनी ही चिंता थी तो क्लॉज बाय क्लॉज आप लोग करते ना। सारे कांग्रेस के सांसद, अगर इतनी ही चिंता थी तो एलओपी खुद बोलते, सारी बातों को इसके ऊपर रखते। जबकि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो एलओपी खुद गायब थे। उसके बाद मणिपुर 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 करते लोग थक नहीं रहे। जब रात में देर रात जब मणिपुर को लेकर चर्चा हुई उस वक्त एलओपी गायब थे। तो ये तो कांग्रेस की गंभीरता को दर्शाता है कि इन लोगों ने इस विषय को कितने गंभीरता से लिया। सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, हाल फिलहाल के वर्षों में आप उठा के देख लीजिए, हर विषय पे विपक्ष ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। कोई तथ्यों के साथ आज तक इन्होंने बात नहीं की। अमित शाह जी का एक बयान भी सामने आया, उन्होंने लालू जी के का जिक्र करते हुए कहा कि वो जैसा मजबूत वक्फ बिल चाहते थे ये वैसा। बिल्कुल सही बात है। आप उनका बयान उठा के देख लीजिए, पिछली बार जब चर्चा हो रही थी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इसको और कठोर बनाया जाए। पटना, डाक बंगला चौक, हर जगह का इन्होंने जिक्र करते हुए कि कौन कौन सी जमीन ली गई है। तो ये बातें तो इन्होंने खुद बोली। दिक्कत क्या है ना कि ये लोग सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं। इन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। आज इनको ये वोट बैंक सूट कर रहा है, आज इनकी बात करेंगे, कल इनको कोई और विषय सूट करेगा, ये उसकी बात करेंगे। मैं अपनी बात में स्पष्ट कर देता हूं कि भाई मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। मेरे नेता, मेरे पिता ने अपनी पूरी पार्टी को 2005 में समाप्त कर दिया, ये कहते हुए कि प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। राजद खामोश बैठी रही। इतनी चिंता थी मुसलमानों की तो एक बार मौका दे देते, बनने देते किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री। क्यों नहीं बनने दिया? कांग्रेस को इतनी ही चिंता थी तो एक बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में बना देती। बड़ी आबादी है बिहार में मुसलमानों की, वो नहीं किया। बट झूठ जब बोलने की बारी आएगी तो ये लोग सामने आ जाएंगे। मैं कहता हूं, रामविलास पासवान का बेटा हूं। मेरा समर्पण जहां समाज के इन लोगों के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, तो वहीं एक बड़ा समर्पण मेरे नेता की आइडियोलॉजी के प्रति भी है। मैं गलती से भी कतई कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जहां पे इस समाज का रत्ती भर भी कोई अहित हो। असदुद्दीन ओवैसी आपका जिक्र कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू का जिक्र कर रहे हैं, नाम भुगतने होंगे, कह रहे हैं कि परिणाम चुनाव में भाई परिणाम आगे बिहार का चुनाव भी है। कैसे भाई? हर चुनाव एक चुनौती लेकर आता है और विपक्ष के एक फॉल्स नैरेटिव के साथ आता है। 2014 से हम लोग यही देख रहे हैं, मोदी आएंगे तो ये हो जाएगा, मोदी आएगा तो मुसलमान देश से। 2014 में तो यही था कि भाई देश से तो मुसलमान ही निकल जाएंगे। आज मुझे बता दीजिए क्या देश भर के मुसलमान चले गए हैं कहीं दूसरे देश में? 14 में इन्होंने ये भ्रम फैलाया, 19 में इन्होंने अलग भ्रम फैलाया, 24 में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। इन्होंने सिर्फ झूठ बोलकर चुनौती प्रस्तुत करने का काम किया। मैं तो तैयार हूं भैया चुनौती के लिए, मैं तैयार हूं। अभी 6-8 महीने के बाद ही तो बिहार में चुनाव है। बल्कि मैं चाहता हूं कि इन 6-8 महीने में मुसलमानों को ये पता चले कि इससे उनको कितना लाभ हो रहा है। हर उस गरीब मुसलमान जो पिछले लंबे समय से कहीं ना कहीं विवादों में उनकी जमीन फंसी हुई है, जब उनको उसका समाधान होते हुए दिखेगा तो अपने आप उनको समझ में आएगा। जब इस ऐसी जमीनों के ऊपर मुसलमानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जब राजस्व जनरेट होगा तो उनको पता चलेगा कि उनके हक की ये बातें हम लोग कर रहे थे। आज नहीं कल हर किसी को समझ में आएगा। सीए का भी समझ में आ ही गया ना, किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई। धारा 370 के बाद भी समझ में आ गया कुछ नहीं। राष्ट्रपति शासन लगा के रखेंगे, यूटी बना दिया, फलाना ढिमकाना, कभी राज्य में लोकतंत्र नहीं लौटेगा। लौट गया ना लोकतंत्र, वापस उमर अब्दुल्ला जी ही मुख्यमंत्री बन गए भैया। वहां पे आ गई व्यवस्था जैसे थी। बट सिर्फ भ्रम फैलाना विपक्ष का ये काम है। आने वाले समय में चुनौतियों के लिए मैं तैयार हूं, बिहार की भी चुनौती के लिए तैयार हूं, 2029 के लिए भी तैयार हूं। एक आखिरी सवाल ये भी है कि मोदी 1 और मोदी 2 के बाद मोदी 3 की सरकार है, क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा बिल था, कितनी मजबूत सरकार है जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं? देश हित में
बड़े बिल लाने से ना मोदी सरकार घबराई है, ना ये इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही है। धारा 370 जैसे विषय, राम मंदिर जैसे विषय को इतनी सरलता से वहाँ पे मंदिर का निर्माण कर देना, कई ऐसे बड़े कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही उठाए गए हैं। और मैं मानता हूँ कि अभी भी राष्ट्र हित में कई और बड़े फैसले लेने बाकी हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। परिणाम स्वरूप जनता ये मानती है कि ये सरकार उनके हितों की बात करती है। परिणाम स्वरूप तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को चुना गया। मैं मानता हूं अगली बार फिर, उसके बाद फिर निरंतरता में अभी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए की ही रहने वाली है। सर, कई नेता ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस बिल के खिलाफ। एमके स्टैलिन ने भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। भाई जाइए, आपको ये इजाजत देश का कानून देता है। चिंता तो यही कि जब आपके ऊपर आंच आती है तो आप सुप्रीम कोर्ट भागिएगा, बट एक गरीब मुसलमान के ऊपर जब आंच आती है तो आप प्रावधान ऐसे बनाइएगा कि वो न्यायालय का दरवाजा तक ना खटखटा सके। यही प्रावधानों में हम लोगों ने बदलाव किया ना। इससे पहले जो प्रावधान थे वक्त में ऐसे थे कि आप न्यायालय तक अधिकांश विषय नहीं जा सकते थे। सोचिए, न्यायालय से ऊपर ये व्यवस्था बनी हुई थी। ऐसे में आपके ऊपर आंच आई तो आप न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं, और एक गरीब मुसलमान के ऊपर आंच आती थी तो उस वक्त वो न्यायालय नहीं जाए। ये पारदर्शिता हम लेकर आए हैं। आप बिल्कुल जाइए, न्यायालय में जाइए, अपनी बातों को रखिए, सदन में अपनी बातों को रखिए। अंतोगत्वा मुझे लगता है जो सही फैसला था वही कल लिया गया है। थैंक यू।